नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके सामने किस्सों की पोटली के अंतर्गत एक नई रचना लेकर। सुनते हैं आज की रचना। यह प्यारी सी कहानी हमें भेजी है आदरणीय प्रीति चौधरी मनोरमा जी ने जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। कहानी का शीर्षक है लौट आई खुशियां। मैं अभागी, जी हाँ, यही नामकरण किया था मेरी दादी ने मेरा। वैसे तो माँ ने मेरा नाम अनामिका रखा था, किंतु दादी को मेरा नाम बहुत बड़ा लगा। नाम लेने में कठिनाई महसूस हुई तो उन्होंने मेरा नाम अभागी रख दिया, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था घर में, कोई स्थान नहीं इस पुरुषवादी समाज में। जब मेरा जन्म हुआ तभी से मुझे एक भार समझ लिया गया। कुटुंब जनों ने मुंह फेर लिया। जन्मदात्री माँ की आंखों में मेरे लिए ममत्व का सागर उमड़ता था, किंतु जब पिता द्वारा उन्हें एक बेटी को जन्म देने के लिए प्रताड़ित किया जाता तो उनके व्यवहार में भी रूखापन आ जाता था। अक्सर मैंने पिता को माँ से अपशब्द कहते हुए सुना। कई बार कमरे से चीखने की आवाजें आती थी। वह आवाज मेरी माँ की ही होती थी। पिता के हाथ उठते और माँ के तन को करहाने पर विवश कर देते। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। माँ ने एक बार पुनः गर्भ धारण किया। परिवार में खुशियों का माहौल उत्पन्न हो गया, किंतु खुशियों की समयावधि 3 माह से अधिक नहीं थी। 3 माह बाद जब लिंग परीक्षण कराया और उसमें कन्या आई तो परिवार वालों ने माँ पर गर्भपात कराने का दबाव डालना शुरू कर दिया, जिसके लिए माँ ने अस्वीकृति जाहिर की और फिर वही यातना देने का दौर शुरू हो गया। मेरी दादी अक्सर माँ को कहा करती, एक बेटी क्या कम है, लड़कियों की फौज लगाएगी। कौन जोड़ेगा इनके लिए दहेज, कौन थामेगा इनका हाथ, लड़के ही वंश का दीपक होते हैं। और इस प्रकार मैं डरी सहमी अपनी माँ की दुर्दशा चुपचाप देखती रहती। और फिर जब माँ ने मेरी छोटी बहन को जन्म दिया तो पिताजी ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ और पिताजी का विवाह विच्छेद हो गया। माँ मुझे और मेरी छोटी बहन छुटकी को लेकर मेरे ननिहाल आ गई। यहाँ प्रारंभ में सभी का प्रेम हमें मिला, किंतु धीरे धीरे रिश्तों का रंग फीका होता चला गया। मैं अपनी मामी के बच्चों का लालन पालन करने लगी। मेरी पढ़ाई बंद हो चुकी थी। विद्यालय शिक्षा भी पूर्ण नहीं हो पाई। मेरे 2 मामा जी थे, जिनके 6 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां थी। कभी किसी को नहलाना, किसी की स्कूल ड्रेस तैयार करनी, किसी का होमवर्क कराना, किसी को दूध देना, तो किसी के लिए घोड़ा बनकर मनोरंजन का साधन बनना। यही मेरी दिनचर्या के मुख्य अवयव बनकर रह गए थे। माँ पूरा दिन रसोई घर में व्यस्त रहती थी। सबके कपड़े धोना और रसोई का कार्य करना उनकी जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुका था। एक रात छुटकी को बुखार हुआ तो मैं दौड़ी दौड़ी मामा जी के पास गई। उन्होंने यह कहकर मुझे वापस भेज दिया कि अब सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे, कहीं नहीं रात रात में मर जाएगी। पता नहीं उनकी यह बोली कैसे क्रूर काल का सत्य बन गई और सुबह छुटकी ने आंखें नहीं खोली। मेरा और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। छुटकी को वहीं नजदीकी खेत में दफना दिया गया। कभी कभी रात को सोते समय मैं माँ से स्कूल जाने की जिद करती तो वे गंभीर स्वर में कहती, बेटी ये अपना घर नहीं है जहाँ मैं तुम्हारी प्रति एक इच्छा पूर्ण कर सकूं। मैंने तपाक से कहा, माँ हमारा घर कौन सा है, क्या दादी का घर हमारा अपना था? मेरा प्रश्न सुनकर माँ क्षण भर के लिए मौन हो गई। शायद मेरे प्रश्न का उत्तर माँ के पास था ही नहीं। समय अपनी गति से व्यतीत होता रहा। मैं 14 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन रात्रि के समय मैंने अपने वक्ष स्थल पर किसी का स्पर्श महसूस किया। मेरे ऊपर किसी का बलिष्ठ तन जैसे मुझे नोच खाने को तैयार था। मैंने चीखना चाहा, किंतु किसी के हाथों से मेरे मुख को बंद कर दिया गया। मैं कसमसा कर रह गई और कुछ ना कर सकी। सुबह सोकर उठी तो लगा कि मैंने कोई बुरा स्वप्न देखा है, किंतु पूरा शरीर दर्द की तेज लहर से करहा रहा था। शरीर के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया था। मैंने बिस्तर झाड़े तो देखा कि छोटे मामा जी की सोने की चेन टूटी हुई पड़ी थी, यानी कि यह हरकत मेरे छोटे मामा जी ने की थी। सोचकर विस्मय से मेरी आंखें फैल गई। मैंने रोते हुए माँ से इस विषय में बताया।
माँ मेरी स्थिति को भली भांति समझ गई थी और फिर उन्होंने इस विषय में चुप्पी नहीं साधी और दोनों मामा जी से इसके विषय में बात की। उनकी बात सुनते ही दोनों मामी भड़कने लगी और कहने लगी, इसे ही कहते हैं एहसान फरामोशी। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। देखो देखो, कल की लड़की हम पर इल्जाम लगा रही है। हमारे घर में ऐसा पापी कौन हो सकता है जो इसके साथ दुराचार करे। कभी शक्ल देखी है अपनी? और इस घर में तो तुम्हारे दोनों मामा हैं और 4 ममेरे भाई हैं। आखिर वह सब ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हैं? सब ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। सबकी बातें सुनकर माँ शांत हो गई और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वह मुझे लेकर घर से निकल गईं और अपनी जानकार सखी शाहना परवीन के घर ठहर गईं। कहने के लिए तो माँ की यह सखी दूसरे धर्म की थी, किंतु उनके घर रहकर मुझे और माँ को सुरक्षा का अनुभव हुआ। वह हमारा बहुत ख्याल रखती थी। जब से मेरे साथ वह शारीरिक यौन शोषण हुआ था, मैं ठीक से सो नहीं पाती थी। जब भी रात को सोने का प्रयास करती तो अपने तन पर वह भारी भरकम तन का बोझ महसूस करती और मुझे स्वयं से घिन आने लगती। नींद की कमी और अवसाद के कारण मैं डिप्रेशन में चली गई। जैसे मेरा वापस सामान्य जीवन में लौट पाना असंभव सा हो गया था। जब माँ की सखी को मेरी स्थिति के विषय में पता चला तो उन्होंने मुझे मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया। मेरी काउंसलिंग की गई। धीरे धीरे मैं सामान्य जीवन में लौटकर आने लगी। माँ की सखी, जिन्हें मैं मौसी नाम से संबोधित करती थी, उन्होंने मुझे अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सिखाया। उनकी 2 बेटियां थी। मैं उनके साथ धीरे धीरे कंप्यूटर और अन्य विषय पढ़ने लगी। वे अपनी किताबें भी मेरे साथ साझा करती थी। अब माँ ने मेरा एडमिशन नजदीकी विद्यालय में करा दिया। अतीत को भुलाकर मैं स्वर्णिम भविष्य के स्वप्न सजाने लगी। मैंने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। धीरे धीरे मैं आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इससे मैं अपना और माँ का खर्च स्वयं वहन कर लेती थी। अंग्रेजी विषय पर मेरी पकड़ मजबूत होने लगी और फिर मुझे एक निजी विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह यही कोई 15,000 रुपए मासिक होगी, किंतु मुझे अभी रुकना नहीं था। कुछ और भी करना था, आगे बढ़ना था। इस समय मेरी माँ की परम सखी जी ने मुझे पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मुझे संघर्ष करने के लिए तैयार किया। वह मुझे मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया करती थी। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट की क्लास भी ज्वाइन कराई थी। धीरे धीरे मैं आत्मरक्षा के गुर सीखने लगी। मैंने स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया। अब मुझे बीएड करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात 6 माह का स्पेशल बीटीसी कोर्स करने के बाद मुझे सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो गई। अब माँ अक्सर मुझे विवाह के लिए कहती रहती, किंतु विवाह के प्रति मेरे हृदय में पूर्वाग्रह पला हुआ था। मुझे ऐसा अनुभव होता था कि इस संसार में सभी व्यक्ति मेरे पिता की भांति क्रूर स्वभाव के हैं। सर्वत्र मेरे मामा जैसे निशाचर घूम रहे हैं, जो वासना की अग्नि में दिन रात रिश्तों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं कि हम ना चाहते हुए भी उन्हें अपना लेते हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में एक शख्स आया जिसका नाम था विकास, जो मेरे साथ में ही स्कूल में अध्यापक था। सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। वह औरतों की बहुत इज्जत करता था। उसने कभी भी मुझसे विद्यालय में बात करने की कोशिश नहीं की थी। माँ और मौसी से बातचीत की और उनके माध्यम से ही मुझसे रिश्ते के लिए पूछा। मैं तो किसी भी तरीके से रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पुरुषों का जो व्यवहार मैंने अब तक देखा था उसके कारण मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। किंतु विकास की माँ और मौसी से बात कर रिश्ते की बात लाना किसी हद तक मेरे मन में घर कर गया। 2 साल मुझे इस विद्यालय में नौकरी करते हुए हो गए थे। अब मैं हर आदमी की नियत पहचान सकती थी। विकास ने कभी मुझे गलत दृष्टि से नहीं देखा था। उसका शालीन व्यवहार मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने लगा। माँ और मौसी ने भी कहा कि बेटी, सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। अब मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। विकास से मिलकर जाना कि ऐसे भी पुरुष होते हैं समाज में जो नारी को मान सम्मान प्रदान करते हैं। ऐसे पुरुष मेरी जिंदगी में पहले आ जाते तो शायद मैं कुछ और होती। पुरुषों के प्रति मेरा दृष्टिकोण कुछ और होता। माँ और मौसी की रजामंदी से आज मेरी शादी है। विकास के हाथों में हाथ लिए हुए मैं विवाह मंडप में बैठी हूँ और जोर जोर से रोई जा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि यह
आंसू खुशी के हैं अथवा इतनी प्रतीक्षा के बाद मिले सुंदर एवं सुखद परिणाम के। आज माँ के घर से विदा होकर मैं विकास के साथ एक नए जीवन का प्रारंभ करने जा रही हूँ। हृदय में आशाओं के फूल खिल उठे हैं, अधरों पर मुस्कान तैर रही है। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी संवरी आज मैं एक नए संसार में प्रवेश कर रही हूँ। विकास ने मुझे सीने से लगाया तो लगा जैसे कि दुनिया अच्छे लोगों के दम से ही टिकी हुई है। उसका मखमली स्पर्श मेरे हृदय के तारों को छेड़ गया और मन की वीणा पर प्रेम की स्वर लहरी झंकृत हो उठी। सारे मन के घावों पर उसके प्रेम भरे चुंबनों ने जैसे स्नेह लेप लगा दिया। आज उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की है जिसे इतना गुणी, सज्जन और सच्चरित पति मिला है। आशा करते हैं आपको किस्सों की पोटली से यह रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपका हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल या फिर सुझाव है या आप हमारे इस कार्यक्रम में और भी कुछ देखना और सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।